नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिजली विभाग की लापरवाही से मां बेटी की मौत, इलाके में मचा कोहराम। बच्चे की मौत पर नर्सिंग होम में बवाल, डॉक्टर पर लगा लापरवाही बरतने का आरोप, अस्पताल छोड़ भागे डॉक्टर और कर्मचारी। और कटरा के बड़ी गांव में पहुंचा घड़ियाल, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पारू के मझौलिया गांव में खेत में लगे पानी में घोंघा चुनने गई मां बेटी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। पानी में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी गांव में आग की तरह फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। डर के कारण कोई पानी में नहीं जा रहा था कि कहीं उन्हें भी करंट नहीं लग जाए। इसके बाद बिजली विभाग को कॉल कर लाइन कटवाया गया। फिर स्थानीय लोगों ने ही पानी में से दोनों का शव निकाला। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय फुलेश्वरी देवी और उनकी बेटी 16 वर्षीय सुमन कुमारी के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि तार टूटा हुआ था, बावजूद इसके लाइन चालू था। अगर लाइन कटा हुआ होता तो दोनों की मौत नहीं होती। बताया जा रहा है कि तार टूटे होने की वजह से बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना नहीं मिली थी, इसी कारण से लाइन चालू था। पारू प्रखंड अंतर्गत बिजली के करंट से डेथ हुआ है। सूचना मिली है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी मुआवजे की वो की जाएगी और अंचल अधिकारी के द्वारा भी रिकॉर्ड भेज दिया जाएगा। उनसे बात हुई है तो ये दुखद घटना है। शोक संवेदना उन परिवारों के प्रति की जाती है और बिजली विभाग से भी बात हुई है। वो देखेंगे कि किस परिस्थिति में ये घटना घटी है और 2 मौत हुई है माँ बेटी की। तो यह स्वाभाविक है, दुखद घटना है। ऐसी घटना पे विराम लगे और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी बिजली विभाग को कहा गया है कि आप जाकर स्थल पर देखें कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। नगर थाना इलाके के करबला मन में डूबने से कपड़ा दुकान में काम करने वाले कर्मी की मौत हो गई। उसका शव मंगलवार को पानी से निकाला गया। मृतक की पहचान सिकंदरपुर के विशेख राम के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद नगर पुलिस और सिकंदरपुर ओपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि करबला मन में लबालब बारिश का पानी भरा हुआ है। शाम होने के बाद कोई भी इस तरफ नहीं जाता है। मृतक के पुत्र मिथुन कुमार ने बताया कि उसके पिता एक कपड़ा दुकान में काम करते थे। इसके अलावा ठेला भी चलाते थे। सोमवार को भी वे काम करने गए हुए थे, लेकिन शाम तक लौटकर नहीं आए। वहीं आज उसका शव बरामद किया गया। कल से है ना, हमारे पापा घर पर नहीं आए हैं। हाँ, और उसके बाद रात में भी नहीं आए हैं। उसके बाद हम सब सूत गए हैं। उसके बाद उठे हैं तो एगो आदमी आया कि तुम्हारा पापा डूब गया। तो हम गए तो देखे तो था डूबल। तो बांस से निकाले तो देखे तो ठेला लाए ना, उसके बाद लादे तो फिर यहाँ लाए। कैसे डूब गया कुछ पता चला? पानी में गिया होगा, पीले उले होगा कहीं, हाँ इसलिए डूब गया होगा। नहीं, निहाने कहीं गिया होगा, डूब गया होगा। घर पे कौन कौन लोग आ रहे हैं अभी हम हमारी दादी है। मम्मी में अभी नहीं है। विवाद भी पहले से हुआ था क्या? कोई विवाद भी हुआ था किसी? नहीं। सूचना मिली है कि मन में एक व्यक्ति डूबकर मर गया है। सूचना पर हम लोग आए हैं
डेड बॉडी निकला है तो मृत एक व्यक्ति पाया गया है जिसका नाम अभिषेक राम बताया जा रहा है। परिजनों से बातचीत हो पाई, क्या कुछ सामने आया है? हाँ, ये लोग बता रहा है कि घर से निकला हुआ था कल ही और ये सब ढूंढ रहा था अभी, लेकिन ये सबको पता नहीं था क्या हुआ है। अभी पता चला है कि पानी में एक लाश मिला है तो ये लोग आया है तो ये सबको पता चला है कि यही अभिषेक राम है। क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोग अपना आगे की कार्रवाई इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और ये लोग जैसे लिख कर देगा वैसे। मंगलवार की शाम मोतीपुर के हरपुर जुनेदा ओवरब्रिज के पास लकड़ी लदे मिनी ट्रक की चपेट में आकर स्थानीय 40 वर्षीय बच्ची देवी की मौत हो गई। बताया गया कि वह अपने पति राम प्रवेश राम के साथ साइकिल से घर लौट रही थी। घटना में राम प्रवेश राम भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस राम प्रवेश राम को अस्पताल भिजवाया। साथ ही बच्ची देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौक पर मंगलवार को बच्चे की मौत पर परिजन ने जमकर बवाल किया। एक नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर और कर्मियों की लापरवाही से बच्चे की जान चली गई। तिनकोटिया के मोहम्मद आजाद ने बताया कि उनके 1.5 वर्षीय पुत्र शहजाद को उल्टी दस्त होने से सोमवार की रात तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पक्की सराय चौक के नर्सिंग होम लेकर आए, कुछ दवा और सुई देने के बाद घर भेज दिया गया। सुबह लेकर आने की बात कही गई। मोहम्मद आजाद ने बताया कि मंगलवार की सुबह दोबारा बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। उसे लेकर फिर नर्सिंग होम पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चे का हाथ पकड़कर देखा और कह दिया कि इसकी मौत हो चुकी है। बच्चे को लेकर सभी घर चले गए। कुछ ही देर बाद बच्चे ने अपने पिता का उंगली पकड़ा तो सभी दंग रह गए। तुरंत उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने बच्चे को देखकर कहा कि आधा घंटा पहले लेकर आते तो इसकी जान बच सकती थी। यह सुनते ही परिजन काफी आक्रोशित हो गए। बच्चे का शव लेकर वे लोग घर न जाकर सीधे पक्की सराय के नर्सिंग होम पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। 2 कर्मियों की पिटाई भी कर दी गई। आक्रोश देखकर डॉक्टर और सभी कर्मी अस्पताल से फरार हो गए। बवाल की सूचना पर थानेदार भागीरथ प्रसाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और समझाकर लोगों को शांत कराया। उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। हुआ है क्या कि मतलब कि रात में 1:30 बजे मेरे बेटा को दस्त था, पेट में उल्टी होने लगा। ठीक है सर, तो उसके बाद यहाँ लेके आए तो क्या किया, 2 सुई लगा दिया और एगो टिकिया दे दिया, लेके चले गए। 6 बजे उसके बाद फिर बोला 6 बजे लेके आने के लिए सर। 6 बजे लेके आए तो खाली नस पकड़ा है, क्या बोल रहा है कि डेट कर गया। और उसके बाद फिर हम लेके घर गए। घर लेके गए सर, तो 2 घंटे के बाद मेरा बेटा आँख खोल के मेरा उंगली ऐसे पकड़ा और उसके बाद आँख खोला, मेरा उंगली पकड़ा मेरा बेटा, सीधे हम जीवन से लेके भागे अपने दोस्त को हॉस्पिटल में। तो वहाँ क्या बोला हमको, आधा घंटा पहले लेके आते ना बेटा तो तुम्हारा बेटा बच जाता। पहले बोल देता मेरे बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा, आप ले जाइए दूसरे रानी लॉज। उनको नहीं संभाल में आता कर देते कि हम ले जाओ। हाँ, हमने से केस नहीं संभलेगा। हम अपने बच्चा को पोता को दूसरे जगह उनसे ले जाते हैं। जान के अपना पोता वाला बच्चा को मार दी, सुई दवाई चला के लेके जाते, गलत करके मारी से बच्चा मामला है कि अस्पताल में एक बच्चा के इलाज में आया था, बच्चे का मृत्यु हो गई है। उनके परिजन का आरोप है अस्पताल प्रशासक पर कि गलत इलाज के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस संबंध में हम लोग देखते हैं, मृतक का परिजन अगर FIR करते हैं तो हम FIR करेंगे, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अस्पताल प्रबंधन की वही सामने आई है। अब ये तो जांच का विषय है ना, ये तो जांच का विषय है। तोड़फोड़ हुआ है, सड़क जाम हुआ है, तो कार्रवाई होगी। जिसने तोड़फोड़ किया सब पर कार्रवाई होगी। कानून का हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला घटना सामने आया है। कथैया थाना इलाके के एक गांव में दिव्यांग महिला जो आंख से देख नहीं सकती है, उसे पड़ोस के ही एक व्यक्ति द्वारा उसके घर में ही हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। जब महिला ने शोर मचाया तो महिला के पुत्र और स्थानीय लोगों के डर से आरोपी फरार हो गया। महिला के परिजनों द्वारा कथैया थाना में लिखित शिकायत की गई है। रक्षाबंधन के दिन पति घर से बाहर गए थे।
इसी दौरान मौका देखकर पड़ोसी युवक घर में घुस गया और आंख से अंधी महिला का हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला का बेटा और गांव के लोगों द्वारा शोर मचाने पर आरोपी युवक फरार हो गया। वहीं महिला के पति जब वापस घर लौटे तो आरोपी युवक के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। थाना अंतर्गत एक 50 वर्ष की महिला है जो कि आँख से देख नहीं पा रही हैं। उनका एक आवेदन आया है कि एक अभियुक्त जो है जिनको बनाया है उससे उनका ज़मीनी विवाद कुछ चल रहा था। उसी के चलते रक्षाबंधन के दिन की घटना है। वो आदमी उसके घर में गया और उसका हाथ पैर बांधा। गांव वालों ने और उसके बच्चे ने हल्ला जब किया तब वहाँ से वो फरार हो गया। इसी आवेदन हमने पुलिस में मिल गया है, आवेदन थाने में, इस पर कार्रवाई की जा रही है। जल जमाव से अब शहर वासियों का दम निकल रहा है। मंगलवार को हुई भारी बारिश से एक बार फिर शहर तैरने लगा है। बाजार से लेकर गली मोहल्ले तक पानी पानी हो गए। पहले से ही लोगों के घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी निकल नहीं पाया था कि मंगलवार को हुई बारिश ने और पानी भर दिया। जल जमाव के बीच लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 1 महीने से अधिक समय से जल जमाव की पीड़ा झेल रहे लोग अब नया ठिकाना तलाश रहे हैं। घरों में पानी लगने से जहां लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दुकानदारों का व्यवसाय चौपट हो गया है। नगर निगम प्रशासन बार बार हो रही बारिश से जमा पानी निकालने में हांफ रहा है। कई नए इलाके भी जल जमाव का शिकार हो रहे हैं। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें रुक रुक कर और भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर अधिकारियों को जिलाधिकारी के द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है और उस अलर्ट के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा, खासकर जिलाधिकारी के द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड में है और जो भी स्थिति होगी उसका सामना करने के लिए मुकम्मल तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ और जल जमाव के बाद सर्पदंश के मामले बढ़ गए हैं। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 60 लोग सर्पदंश के शिकार हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के सर्पदंश के इलाज के लिए प्रसिद्ध प्रभात तारा अस्पताल में मुजफ्फरपुर के साथ साथ अन्य जिले समस्तीपुर, शिवहर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा, वैशाली, सीतामढ़ी जिलों से करीब एक सप्ताह में निजी अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर लगभग 417 सर्पदंश के मामले प्रभात तारा अस्पताल में आए हैं। वहीं जिले में बढ़ते सर्पदंश के मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में जल जमाव और बाढ़ के कारण जब सांपों के बिल में पानी चला जाता है तो सब ऊंचे स्थानों और सूखे जगहों पर शरण लेते हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उससे सर्पदंश के मामले बढ़ गए हैं। जिले में सदर अस्पताल और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्पदंश की दवा उपलब्ध है। यदि कहीं सर्पदंश के मामले जब आते हैं तो सीधे अस्पताल में आए, कहीं झाड़ फूक या झोला छाप के चक्कर में नहीं पड़े। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल एवं एसकेएमसीएच में एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लोगों से ही अनुरोध करना है कि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो तुरंत अस्पताल लेकर रोगी को आएँ, झाड़ फूक कराने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि उसी में देर होने से कई बार जानलेवा हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है पूरी तरह से अलर्ट। संपत्ति का जो मामला वो ज़्यादा बढ़ा है, वो तो देखिए पानी जब बाढ़ का पानी या वर्षा का पानी सांप के बिल में जाएगा तो सांप बाहर निकलेगा और जब बाहर निकलेगा तो इस तरह घटना बढ़ेगी। लेकिन हम पूरी तरह से अलर्ट हैं, हर जगह दवा उपलब्ध है, डॉक्टर ट्रेंड है, ज़रूरत होगी तो उसका वैसा होगा केस तो उसका इलाज होगा। नेपाल और तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर जिले की नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में बागमती नदी के निचले क्षेत्र में पानी का फैलाव ज्यादा होने लगा, जिससे खेतों में पानी भर गया। वहीं कटरा प्रखंड के बररी पंचायत में चंदौली गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब लोगों ने खेत में मगरमच्छ को देखा, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले की सूचना तिरहुत वन विभाग को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ने में लगी हुई है।
रेस्क्यू टीम के कोऑर्डिनेटर रजनीश कुमार से दूरभाष पर जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मगरमच्छ बागमती नदी से नाले के जरिए खेत में आ चुका था, लेकिन रेस्क्यू टीम जब उसे पकड़ने गई तो वो मगरमच्छ फिर से बागमती धारा की तरफ भाग निकली। हालांकि रेस्क्यू अभी जारी है। जिले के कटरा प्रखंड क्षेत्र स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय पहसौल में मैट्रिक पास छात्र छात्राओं से अंक पत्र और विद्यालय प्रमाण पत्र देने के एवज में 200 रुपए की वसूली की जा रही है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र छात्राओं के विरोध करने पर एचएम प्रभुशंकर ठाकुर का तर्क था कि उन्हें बोर्ड के अधिकारियों को देना होता है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी के संज्ञान में आया है, जिसके बाद उन्होंने हेडमास्टर से इस संबंध में पूछताछ की, जिसमें हेडमास्टर ने पैसे लेने की बात स्वीकार की है। उसके बाद सभी का पैसा लौटाने को कहा गया है। साथ ही साथ डीईओ ने कहा कि हेडमास्टर और संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। छात्रों से रुपए लेकर मार्कशीट देने का कोई औचित्य नहीं है, यह सरासर गलत है। उक्त शिक्षक और हेडमास्टर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ना 20 में 18 नंबर दे रहा है और जिसको 20 नंबर दिए हो उसके लायक है। तुम बोर्ड ऑफिस में जा करके वहाँ पैसा तुम दोगे, वहाँ जो पैसा लगता है ऐसे करके आप फेंक दिया ऐसे कचा के। कल था तुम वहाँ कहा था कि काल लीजिएगा पैसा, तो सर मार्कशीट का बाकी जगह 100 रुपया ले रहा है, बाकी ले रहा है तो 100 रुपया ले रहे हैं, तो इनमें तो अब तो क्या है कि 200 रुपया ही लगेगा। ये कॉफी के पैसा सर? कॉफी? हाँ, ये कानून हो गया। हाँ, कॉफी के लिए पैसा वही ना पूछ रहे कि किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं? खुशी से। हाँ, खुशी से। खुशी से 200 रुपया थोड़ी होगा। वो 5वां के 100 रुपया 150 रुपया टीसी के लगे थे। लगे के बाद लेवे के तो है ना, लगे के बात ना है। हम इंटर में 40 रुपया दिए थे। जो बतियो वही बात बतियो। हाँ, उधर तो बतियाइए ले भाई, बतिया लेवे कर लिए बतियाइए। दादागिरी करे ले है, हमरा दादागिरी करे है कोई जरूरत। हम दादागिरी कैला करबे? हम सवाल पूछ रहा छी तोरा से। कौन चीज के तू पूछे ले आगे ले? हां तो पैसा क्या ले रहा है, क्यों ले रहा है, ये पहले बताइए ना। क्यों ले रहा है? जो वहीं देंगे। हाँ तो आप हम नहीं देंगे ना, जाओ ना वहाँ सर्वर कराओ ना। हाँ, कल संध्या में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पहसौल के संबंध में मीडिया कर्मियों के द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि वहाँ 200 रुपया सीएलसी और मार्कशीट देने में बच्चों से लिया जा रहा है। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक से बात की गई। संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि मैंने राशि लौटा दिया है। उसके पश्चात जिला स्तर पर उनसे कारण परीक्षा की जा रही है और उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किए जा रहे झोला को लेकर कुढ़नी के राजद विधायक अनिल सहनी ने तंज कसते हुए कहा है कि झोला में कुछ है भी कि नहीं। उन्होंने कहा कि पूरा जिला बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन किसी प्रखंड को अब तक बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। राज्य के डबल इंजन की सरकार ने बाढ़ प्रभावितों को अपनी हाल पर छोड़ दिया है। झोला में कुछ है कि नहीं? आप लोग बोलिए, है कि नहीं? नहीं। जब झोला में कुछ नहीं है तो नरेंद्र मोदी के सरकार में नरेंद्र मोदी जी और ये डबल इंजन की सरकार बिहार नीतीश कुमार और इनके मंत्री जो है सो जो झोला बांट रहे हैं, खाली झोला, खाली बोतल, खाली मेरी जान, और गरीब मरता रहे, इसी तरह होता रहे परेशान। बाढ़ में सुखाड़ में सिर्फ फोटो वाला झोला बांटकर अरे क्या दिखाना चाहते हैं? यह दिखाना चाहते हैं कि झोला में क्या है, ना कोई अन्न है, न पीने का पदार्थ है, न खाने का पदार्थ है, तो ऐसे ही बांट रहे हैं। तो इसी प्रकार से गरीब नौजवान हम लोगों का जो बेरोजगार है उस सबको झोला धरा कर असंतोना दे रहे हैं कि बाढ़ के पानी में अभी तक एक कहीं नाव नहीं, न बाढ़ ग्रस्त से क्षेत्र घोषित किया गया किसी प्रखंड को, जबकि चारों तरफ जनमग्न है। खास करके हमारा कुरन्नी विधानसभा क्षेत्र में आप जाकर देखिए, हम नाव से जाकर देखे हैं, सारा जगह पर जो है सो लोग जो है सो मरमाहित है और मायूस है, और लोग जो है सो अपने आप को किसके पास में अपना दर्द कहे। जब कोई बेदर्द हाकिम हो तो वहाँ फरियाद करना क्या? लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना,
जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो ये नीतीश कुमार का डबल इंजन बेदर्द सरकार है और खाली झोला धराकर और लोगों को झोला छाप बनाना चाहता है। मंगलवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा ने नागरिक समस्याओं के खिलाफ विरोध सभा किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि शहर की नारकीय स्थिति है, जल्दी समस्या का समाधान नहीं होता है तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाकर पूरे समस्या से अवगत करवाया जाएगा। नागरिक समस्याओं के खिलाफ नागरिक मोर्चा आज शहीद स्मारक पर विरोध सभा का आयोजन कर हम जिला प्रशासन और नगर निगम को चेतावनी देते हैं कि अगर नागरिक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और जल जमाव दूर नहीं हुआ तो मुजफ्फरपुर की आवाज अब पटना में गूंजेगी और मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में नागरिक समस्याओं का समाधान का बात उठाया जाएगा, क्योंकि जिला प्रशासन और नगर निगम कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। जनता जल जमाव के कारण भारी कष्ट झेल रही है। अब महामारी फैलने की आशंका हो गई है। इसके पूर्व आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। आज शहीद अमर शहीद राजगुरु की जयंती है। मंगलवार को सिकंदरपुर स्थित नेहरू स्टेडियम में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ी, युवा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्तियों के लिए मल्टी जिम का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने फीता काटकर किया। इस दौरान जिला खेल पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस प्रकार के मल्टी जिम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्तियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। डीएम ने जिम में एक्सरसाइज करने के साथ इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन भी खेला। देखिए, ये पूरा सिकंदरपुर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स जो है इसको समेकित खेल गतिविधियों के लिए डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी इंडोर स्टेडियम है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, अन्य गेम्स भी हैं। लेकिन जिम की कमी महसूस की जा रही थी। इसको लेकर के हम लोगों ने विभाग से बात की, राशि मंगाई और इसको काफ़ी कम समय में, 1 महीने से भी कम समय में इसको प्रतिष्ठापित किया गया। आज इसका उद्घाटन हुआ है और निश्चित रूप से खेल प्रेमी इसका फ़ायदा उठाएंगे। वार्म अप सेशन या जिम की जिसको भी ज़रूरत होगी उसको या फ़ायदा उठाएंगे। और इसके अतिरिक्त इस पूरे एरिया को हम लोगों ने खेल के लिए पूरा डेवलप करने के लिए डेडिकेट किया है। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे सिकंदरपुर स्टेडियम को भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत खेल के अन्य जितनी भी गतिविधियां हो सकती हैं सभी के लिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये पूरा एक तरह से ये एरिया खेल गाँव के रूप में विकसित होगा। जैसा कि बताया जा रहा है सर, ये स्टेडियम में स्विमिंग वगैरह से लेकर हर प्रकार की व्यवस्थाएं होगी। एक प्रकार से एक तरह से समाहित किया गया सारे स्पोर्ट्स गेम को धीरे-धीरे। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि एक तरह से एक ही जगह पर, एक छत के नीचे एक एरिया में जितने भी तरीके के खेल हो सकते हैं, जो कि लोकप्रिय खेल हैं जिसके लिए लोगों को एस्पिरेशन होता है, अपेक्षाएं होती हैं, वो सारे खेल की आधारभूत संरचना की सुविधा यहाँ दी जाएगी। और मुजफ्फरपुर जिला एक बड़ा जिला है, यहाँ के खेल प्रेमियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार को लेकर बैठक की गई। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न से जुड़े तमाम लंबित मामलों को अतिशीघ्र निपटाने को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति बोर्ड के सदस्यों ने अपनी बातें रखी। बैठक में कुढ़नी विधायक अनिल सहनी ने बताया कि 9 बिंदुओं पर विचार किया गया है और कुछ मामलों को एसएसपी जयंत कांत के समक्ष दे दिया गया है। देखिए, जिला स्तरीय सत्कर्ता एवं अनुसमन समिति की बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति पर जो अत्याचार होते हैं उसके निवारण के लिए आज हम लोग बैठे थे। और लगभग इसमें आपको बता दें कि 9 बिंदुओं पर आज जो है इस पर विचार किया गया है, जो सकारात्मक विचार है और जिस पर हम लोगों को रिकमेंडेशन करना था उसके लिए समिति द्वारा किया गया है। 11 विषय पर हम लोगों ने चर्चा किए थे और इस पर कल्याण कैसे होगा इस सब पर विचार हुआ है। यही सब लेकर हम लोग आज बैठे थे।
वृद्धा पेंशन के नाम पर लिए गए हस्ताक्षर से एक वृद्ध की लाखों रुपए की जमीन हड़पने की साजिश का आरोप लगाते हुए मंगलवार को अहियापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर निवासी मोहम्मद शमशेर की पुत्री बानो खातून ने जिलाधिकारी प्रणब कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बानो खातून ने बताया कि मेरे पिता और मेरे चाचा से गांव के ही लोगों ने वृद्धा पेंशन के नाम पर सादे कागज पर बरगलाकर धोखा देकर जमीन लिखवा लेने का प्रयास किया है, जिसकी जानकारी मिली तो जब पूछा तो धमकी देने लगे, जिससे पूरा परिवार भयभीत है। मजबूर होकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाना पड़ रहा है। इंदल सानी जो है मेरे चाचा मोहम्मद शमशेर और छोटे चाचा मोहम्मद अली शेर से वृद्धा पेंशन के नाम पर फुसला पर ना के लेके चुपके चला गया। हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग घर ही पर थे, लेकिन अंदर थे। अब बाहर से फुसला के ले जाके और वहाँ इधर जो अखाड़ा घाट के उधर जो है ना तो कोई गांव है, ईटा गिट्टी उट्टी बालू उलू का दुकान है, उसी में कोई रूम में बंद करके बोला कि जल्दी जल्दी साइन करो वृद्धा पेंशन मिलता है ना। बस घबराहट के कर दिए। उसके बाद में वो चले आए। ये सब मामला सारा रजिस्ट्री उस्टरी करा, हम लोग को कुछ पता नहीं है। अभी से 5 दिन पहले जब ये हाथ उठाने के लिए जब बोले कि चलो रजिस्ट्री करने, तो हम दिमाग लगाएं कि रजिस्ट्री में ये अकेले क्यों जाएंगे, अब क्या लिखाएगा नहीं लिखाएगा। ये दोनों चाचा जो है ना दिमाग के थोड़ा ये है, अकल उनका कम है, समझ में नहीं आता, मानसिक रूप सही नहीं है। मुखिया है, उस पर फ़ोन किए, हम कहे कि मुखिया जी को कहते हैं तो मुखिया जी कुछ करेंगे ना उपाय। अब कोई मारने का धमकी दे के जो गया है, दिन में धमकी दिया था, तो कुछ करेंगे तो मुखिया जी नहीं उठाए। उसके बाद में घबरा के फिर हम एक थाना प्रभारी हैं उन पे लगाए तो वो नहीं लगा। अब हम लोग है ना कि सब अपने अपने घर में गेट बंद करके। जिलाधिकारी से मिले हैं तो क्या आश्वासन मिला? जिला अधिकारी से मिले हैं, अभी आवेदन दे दिए हैं। पूरा मामला यही है कि बानो खातून और रानी खातून हमारे पास आई कि हमारे पिताजी जो है ना से मंद बुद्धि के है। इंदर सनी, बालेश्वर पासवान, ठाकुर पासवान, कुमोद पासवान, रघु पासवान, राजेश कुमार मेहता, ये सब एक साजिश के तहत हमारे पिताजी से वृद्धा पेंशन के नाम पर जो है से अंगूठा का निशान टिप्पा ले लिए। लेने के बाद अब बोल रहे हैं कि चलो ज़मीन रजिस्ट्री कर दो, जिसमें इनके पिताजी को जब इन लोग को जब मालूम हुआ तो अपने पिताजी को अपने घर पर रख लिए। तो इनके एक चचा को आज अपहरण करके रजिस्ट्री ऑफिस लाए हुए हैं। इन लोग को भी कचहरी में खोज रहा है। ये लोग भाग के हमारे यहाँ आए तो हमने जो एसडीओ पूर्वी के यहाँ इन लोगों के विरुद्ध सनहा दिया ताकि एफआईआर हो, और जिला पदाधिकारी के यहाँ भी एक आवेदन दिया कि जो गलत तरीके से रजिस्ट्री कराने के लिए टिप्पा उप्पा इन दोनों हमारे मुवक्किल जो है अली शेर और शमशेर से जो करा लिया गया है, उपरोक्त 5 व्यक्ति इंदर सहनी, कुमोद पासवान, ये लोग के द्वारा जो दस्तखत लेके यहाँ हाजिर होना है रजिस्ट्री के लिए, तो ये लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस और कातिब ये सब मेल मिला करके हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके इनका सारा ज़मीन जो है से रजिस्ट्री करा ले। इसी के लिए हम लोगों ने जिला अधिकारी का भी आवेदन दिया है। मंगलवार को रामदयालु सिंह महाविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के तत्वावधान में काव्य पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर के झा ने काव्य को पढ़ने का सही तरीका और लिखने का क्रम बच्चों को समझाया। साथ ही बच्चों ने अपना अपना काव्य प्रस्तुत किया। कुछ बच्चों ने स्वरचित कविता प्रस्तुत की। मौके पर मुख्य अतिथि महाविद्यालय के पूर्व अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर के झा, कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर नीलिमा झा, प्रोफेसर अनीता सिंह सहित कई प्रोफेसर और दर्जनों छात्र मौजूद रहे। ये कार्यक्रम तो ये आरडीएस कॉलेज वालों ने किया है, अंग्रेजी विभाग के द्वारा ये आयोजित हुआ है और कविता पर हुआ है। तो कविता का प्रोस्पेक्ट आज भी बचा हुआ है, यह आज के इस कार्यक्रम से साबित हो रहा है। और कविता के 2 अंग होते हैं जो हम सब लोग मानते हैं। एक उसका शरीर होता है, एक उसकी आत्मा होती है। शरीर हुआ उसका फॉर्म कि हम उसका उच्चारण कैसे करें, हम उसको पढ़ें कैसे, उसमें उतार चढ़ाव संगीत जैसा होता है। और दूसरा है उसकी आत्मा कि हम आखिर कहना क्या चाहते हैं, उसका तथ्य क्या है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आज भी कविता जीवित है
और यह कविता जीवित रहेगी। युवाओं का रुझान इस तरफ नहीं दिखता जी, युवाओं का रुझान इस तरफ नहीं दिखता है ज़्यादा। रुझान नहीं दिखेगा, यह एक समय का चक्र है। वो कभी किसी समय में जा सकता है शिखर पर और फिर कभी धीरे धीरे ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। कविता पाठ पोइट्री रीडिंग प्रोग्राम हो रहा है आरडीएस कॉलेज में और इसमें सभी विभाग के सभी छात्र आमंत्रित हैं और भाषा वो अपनी भाषा चुन सकते हैं, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, इंग्लिश, संस्कृत, जिस भाषा में चाहें वो अपनी कविता पाठ करेंगे। और हम लोग केवल शिक्षक लोग या मुख्य वक्ता आमंत्रित हैं कविता पाठ पर चर्चा करने के लिए कि कैसे पढ़ें और कविता का जीवन में कविता की क्या भूमिका है कला के रूप में, और कला के रूप में आज भी हमारे साथ कितनी है कविता अन्य कलाओं के तुलना में या अन्य कलाओं के मध्य कविता हमारे बीच कितनी है, इन सब पर चर्चा करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के ने ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन इसमें हिंदी, उर्दू सभी विभागों को मिलाकर हम लोगों ने पोइट्री रीडिंग का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे छात्र कई पोइट्री अपने अपने पसंद के हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सबकी कविता अपना पाठ कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग अपने चीफ गेस्ट हमारे ही कॉलेज के रिटायर्ड हेड हैं प्रोफेसर के झा, उनको हम लोगों ने अपने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है और वो हम लोगों को बतलाएंगे, अभी उनका नहीं हुआ है स्पीच, वो हम लोगों को बताएंगे कि पोइट्री को कैसे पढ़ा जाए। पढ़ने का मतलब पोइट्री को, कोई भी पोइट्री हमारे सामने आती है तो केवल उसको रिसाइट करना नहीं है, उच्चारण करना नहीं है, उसके साथ साथ पोइट्री का मैटर कैसे है, उसके मैटर को हम कैसे समझें। लिखा हुआ रहता है जो शब्द, उस शब्द के अंतर्भाव को समझने के लिए क्या तरीका होता है या उसके क्या तौर तरीके हैं, इसके बारे में हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर के झा आज प्रकाश डालेंगे। यही है आज का। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के नीलकंठ चौक पर सब्जी लेने जाने के क्रम में 10 जुलाई को 55 वर्षीय लीला देवी लापता हो गई। परिजनों का कहना है कि लीला देवी मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। लीला देवी के पुत्र प्रकाश कुमार मुन्ना ने बताया कि मां के लापता होने पर उन्होंने सभी नाते रिश्तेदार और संभावित जगहों पर 10 दिनों तक उनकी तलाश की। जब उनका कुछ भी पता नहीं चला तो उन्होंने 20 जुलाई को ब्रह्मपुरा थाना में लापता होने की सूचना दर्ज कराई। 1 महीना बीत जाने के बाद भी ब्रह्मपुरा थाना द्वारा उनकी तलाश में कुछ नहीं किया गया। दिन न्यूज़ के तमाम दर्शकों से अपील है कि लीला देवी अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो 9470420020 या फिर 8709904962 नंबर पर परिजनों को सूचना देने की कृपा करें। सब्जी लेने नाका चौक पे गई थी और बोले थे कि सब्जी लेके तो आ रहे हैं, लेकिन उस समय से आई नहीं है। सब जगह हम लोग रिलेक्शन में पता किए, पूरा 10-12 दिन तक सब पूरा जगह खोज लिए हैं, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर हम लोग ब्रह्मपुरा थाना में FIR करवाए, उसके बाद वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। हम लोग अपने स्तर पे बहुत जगह खोजे, वो बोले थे कि थोड़ा सा कोलीबर भी जाना है छोटा भाई का दवा के लिए, अब वहाँ चली गई, कहाँ पता किए हम लोग हर जगह, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा है कुछ। सब जगह से जितना जानकारी था, जहाँ रिलेशन है, सब जगह से पता किए हैं। कुछ लोगों से अपील कर रहे हैं कि सर अगर किसी को भी मिले तो हमारा व्हाट्सएप नंबर और मेरे जैसे नंबर है, दोनों पे कृपया कर कोई भी बताने का सूचना करे। उनका थोड़ा दिमाग हल्का हल्का डिस्टर्ब भी है। मेरा नंबर है 9470420020। एक नंबर है 8709904962। नाम क्या हुआ? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।